दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी पुराना हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है या फिर कभी कभी अचानक बंद हो जाता है, उसकी फ्रंट यूएसबी पोर्ट्स काम नहीं करते हैं, तो क्या आपको अपने कंप्यूटर को फेंक देना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, उसको वापस से ठीक करके यूज़ करना पॉसिबल है और उसको वापस से फास्ट बनाना भी पॉसिबल है। वो कैसे? आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को लेकर डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया है, ये उस मशीन के साथ हो रही है जो मुझे अभी अभी मिला है, जिसको मुझे बेसिकली रिपेयर करना है। जिनका ये कंप्यूटर है, उन्होंने मुझे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बताया है। जैसे ही मैंने पावर कॉर्ड को लगाया और पावर बटन को प्रेस किया, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रही है, सिर्फ पीसी रिस्टार्ट हो जा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर को खोल के जो रैम है उसको साफ़ करना होगा। जो रैम स्टिक है उसकी जो पिन्स है उनको साफ़ करना होगा। तो कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने अपने पीसी की जो डीप क्लीनिंग वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर फिर भी मैं आपको शॉर्टली बताऊँ तो सिंपली कंप्यूटर को खोलना होगा, रैम स्टिक्स को निकालना होगा और जो गोल्डन पिन्स हैं उनको एक कागज़ की मदद से साफ़ करना होगा, कुछ इस तरीके से। सिर्फ धूल या फिर डस्ट की वजह से ही दिक्कत नहीं होती है। बहुत बार रैम की जो पिन्स है, जो कनेक्टर पिन्स है, उसमें बहुत बार मॉइस्चर जम जाता है या फिर कार्बन वगैरह जम जाता है, जिस वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो अगर आप एक कागज़ की मदद से इनको साफ़ कर लोगे तो ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और अगर रैम लूज़ भी हो रखी है तो आप तो उसको निकालोगे ही, फिर से उसको लगाओगे, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे केस में कंप्यूटर को अच्छी तरीके से साफ़ करने से ये दिक्कत सॉल्व हो गई थी। तो कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर की जो पावर कनेक्टर है, जो पेरिफेरल्स है, उनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद कैबिनेट को खोलिए दोनों साइड से। जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हो किस लेवल पे धूल इकट्ठी हो रखी है, और ये पीसी बहुत ज़्यादा पुरानी भी है तो ऑब्वियसली धूल तो होगा ही। और जो थर्मल पेस्ट वगैरह है, जो सीपीयू की थर्मल पेस्ट है, जो ग्राफिक्स कार्ड की थर्मल पेस्ट है, वो भी डिग्रेड कर चुका होगा, तो उनको भी हम रिप्लेस करेंगे। इन सब के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने पीसी की जो डीप क्लीनिंग वाला वीडियो बनाया था वहाँ पे बात किया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे रहा हूँ। तो धूल को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इस कंप्यूटर को पावर दिया और सारे के सारे पेरिफेरल्स को कनेक्ट किया। तो अब जाके कंप्यूटर चालू हो रही है, जो बायोस है वो आ रही है, पर विंडोज़ लोड नहीं हो रहा है और उसके साथ हार्ड ड्राइव से कुछ आवाज़ आ रही है। तो इससे शायद आपको भी दोस्तों पता चल गया होगा कि क्यों कंप्यूटर स्लो हुआ था। जी हाँ, हार्ड डिस्क की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पीसी की परफॉर्मेंस मुझे बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक एसएसडी इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा बूट ड्राइव होगा, और एक हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसमें डेटा स्टोर कर सकें। मैं यूज़ कर रहा हूँ WD की 120 GB की SSD, जो कि बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाती है और इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिलती है आपको। पर दिक्कत ये है कि इस कैबिनेट में तो SSD इंस्टॉल करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो कैबिनेट है ये बहुत ही पुराना है। उस ज़माने में SSD उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था कि हर कैबिनेट में SSD के लिए हमें अलग से स्लॉट मिलेगा। तो हम किस तरीके से इसमें SSD को इंस्टॉल करेंगे? SSD को इस तरीके से हवा में तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कि आप देख रहे हो। ऐसा इंस्टॉल करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसके लिए मैं एक माउंटिंग ब्रैकेट को 3D प्रिंट करने वाला हूँ। अब वो माउंटिंग ब्रैकेट कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कहाँ से मिलेगा, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को जाके देखना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप बाद में भी जाके देख सकते हो, वीडियो के अंत में भी जाके देख सकते हो। आइए अब इस हार्ड ड्राइव को बदल लेते हैं। तो हार्ड ड्राइव को बदलने के लिए ऑब्वियसली हमें ये जो दो स्क्रूज लगी हुई है इनको निकालना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो सेटा पावर केबल और जो सेटा केबल लगी हुई है, जो सेटा डेटा केबल लगी हुई है, उनको डिस्कनेक्ट करना होगा। इसके बाद हम पुराने वाले को निकाल लेंगे, नए वाले को लगा देंगे, सारे के सारे स्क्रूज को कस देंगे और जो सेटा पावर कनेक्टर है और जो सेटा केबल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब जाके हार्ड ड्राइव की इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश हो चुकी है।
बस SSD को इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इस सिस्टम में Windows 10 को भी इंस्टॉल कर दिया है और बिल्कुल सही सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जैसे इस सिस्टम में सिर्फ 4 GB की रैम लगी हुई है, 4 GB DDR3 रैम है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन बाद में देखने को मिल सकता है। जो बड़े एप्लीकेशंस है वो मे बी रन ना हो या फिर जो गेम्स वगैरह है वो भी ठीक से ना चले, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि 4 GB को अपग्रेड करके मैं 8 GB का रैम कर दूं। पर जैसे यहाँ पे बजट का थोड़ा बहुत लिमिटेशन है तो इसीलिए मैं अभी रैम को अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है जैसा मेरे साथ है, 4 GB की रैम लगी हुई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक स्लॉट अगर खाली है तो आप एक और 4 GB की रैम को खरीद के उसमें लगा दीजिएगा। और जो रैम आप खरीद रहे हो वो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी की इशू देखने को मिल सकती हैं। और अगर सेम रैम हो जो रैम लगी हुई है तो बहुत ही अच्छा होगा। सेम कंपनी की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम मॉडल की अगर रैम हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपके केस में सिनेरियो मेरे जैसा हो, दोनों ही स्लॉट कंज्यूम्ड है, 2 GB करके 2 स्टिक लगी हुई है, तो आपको ऑब्वियसली एक 8 GB का स्टिक खरीद लेना चाहिए या फिर आप 4 GB का भी 2 स्टिक खरीद सकते हो। अगर आप दोनों रैम स्लॉट्स को यूज़ करते हो तो आप डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में रैम को लगा रहे हो, तो इससे आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल चैनल। बाय द वे मैं आपको इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसमें इंटेल की Core i3 540 CPU है, 4 GB की रैम है, 2 GB करके लगी हुई है, और साथ ही साथ इसमें मुझे देखने को मिला GT 740 ग्राफिक्स कार्ड 2 GB वेरिएंट। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रैम इंस्टॉल करने जा रहे हो, एक नया रैम स्टिक खरीदने जा रहे हो, बिल्कुल नया, पुराने वाले को आप रिजेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल नया रैम स्टिक खरीद रहे हो, तो आप एक बार ये चीज़ ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उस प्रोसेसर की मैक्सिमम रैम सपोर्ट क्या है, मतलब कि मैक्सिमम रैम की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट क्या है। ये इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रोसेसर की डेटा शीट के ऊपर मिल जाएगा। इससे ऑब्वियसली आपका पैसा बचेगा। प्रोसेसर की सपोर्ट अगर कुछ है और अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम परचेज करते हो तो ऑब्वियसली प्रोसेसर उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ ही नहीं कर पाएगा। जितना उसका लिमिट है, जितना उसका सपोर्ट है, वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर पाएगा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी उस रैम की होगी वो बेकार हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जितना फ्रीक्वेंसी आपका प्रोसेसर सपोर्ट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रैम आप परचेस कीजिएगा। उससे कम कर सकते हो पर उससे ज़्यादा करना पैसे की बर्बादी है। चलिए, अब रैम की बात तो हो गई, अब बारी आती है पावर सप्लाई की। ऑब्वियसली दोस्तों, जैसे कि मुझे बताया गया था, ये पीसी अचानक बंद हो जाती है, तो कल्प्रिट यहाँ पे रैम स्टिक के अलावा भी पावर सप्लाई भी हो सकती है। वो कैसे? जैसा कि आप देख सकते हो इस मशीन में जो चीप पावर सप्लाईज होती है बिल्कुल वैसा ही कुछ लगाया गया है। इसीलिए मैंने इस कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है उसको भी बदलने की डिसीजन लिया है। मैं यहाँ पे पावर सप्लाई में यूज़ करने वाला हूँ एंटेक की VP450 प्लस। एंटेक की पावर सप्लाईज के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है पहले से ही, और मुझे ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी मिल गया था, तो इसीलिए मैंने इस पावर सप्लाई को ही चूज़ किया है। बात रही इस पावर सप्लाई की फ़ैन नॉइज़ की, तो वो भी काफ़ी कम है, तो ये भी एक वजह है कि मैंने इस पावर सप्लाई को चूज़ किया है। और साथ ही साथ इसकी जो केबल है वो भी फ्लैट केबल है, तो इस वजह से केबल मैनेजमेंट पे भी मुझे काफ़ी सुविधा मिलेगी बाद में। ऑल्दो ये जो कैबिनेट है ये केबल मैनेजमेंट करने लायक तो नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना केबल को हाइड कर सके ताकि एयर फ्लो ढंग से हो सके। चलिए अब पुराने पावर सप्लाई को निकाल देते हैं। सबसे पहले तो हम ATX कनेक्टर और CPU कनेक्टर को खोलेंगे, साथ ही SSD और हार्ड ड्राइव के साथ जो सेटा पावर कनेक्टर लगी हुई है उनको भी हमें निकालना होगा। उसके बाद हम इन स्क्रूज को खोलेंगे, पुराने वाले को निकालेंगे और नए वाले को लगा देंगे, और कुछ इस तरीके से लगाएंगे ताकि वायर मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हो सके। इसके बाद हम 24 पिन ATX कनेक्टर को मदरबोर्ड के साथ प्लग इन कर देंगे। साथ ही साथ जो CPU कनेक्टर है, जो सेटा पावर कनेक्टर है, उनको भी हमें लगाना होगा। CPU कनेक्टर को हम ऑब्वियसली मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट करेंगे और जो सेटा पावर कनेक्टर है वो जाएगा SSD और हार्ड ड्राइव के साथ।
उसके बाद हम थोड़ा सा वायर मैनेजमेंट कर देंगे और बस काम हो गया। बाय द वे, कैबिनेट की जो फ्रंट यूएसबी पोर्ट्स है उनको भी मैंने बदल दिया है, उसके बारे में पता आपको इस वीडियो से चल जाएगा। बस अब इस कंप्यूटर की जो साइड पैनल्स है इनको लगाना बाकी है। इनको लगा देने के बाद, सारे के सारे स्क्रूज को कस देने के बाद और सारे के सारे पेरिफेरल्स और पावर को कनेक्ट करने के बाद ये कंप्यूटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम CPU और ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर थोड़ा सा बेंचमार्क करके भी देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस दे के भी देखेंगे, थोड़ा सा गेम खेल के भी देखेंगे कि कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रही है या फिर नहीं। तो बेंचमार्क करने के लिए मैंने PC मार्क और सिनीबेंच का यूज़ किया है और साथ ही साथ कुछ गेम्स को भी मैंने ट्राई किया है। इसमें से रेसिडेंट एविल 3, फार क्राई 3 जैसे कुछ गेम्स को मैंने ट्राई किया है और सभी में ये कंप्यूटर बिल्कुल सही सही वर्क कर रहा है, कोई रिस्टार्ट नहीं, कोई लैग नहीं, तो सब कुछ सही चल रहा है। मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट था मेरा, ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। अभी तक इस कंप्यूटर में सिर्फ डेट एंड टाइम की दिक्कत है। जो डेट एंड टाइम है कभी कभी रिसेट हो जाती है, तो मैंने इसका जो CMOS बैटरी है उसको भी बदल के देखा है, पर अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसको मैं बाद में देखूंगा कि इसको सही किया जा सकता है या फिर नहीं। तब तक के लिए ये कंप्यूटर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, सिर्फ डेट एंड टाइम को छोड़ के, और बायोस की कुछ सेटिंग्स को अभी के लिए हम सेव नहीं कर सकते। ये कुछ दिक्कत अभी हो रही है, पर बाकी के जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको मैंने सही कर दिया है। कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं हो रही है, कंप्यूटर बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो बस ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेज पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर से टैप कर दीजिए, इससे होता जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।